तो मित्रों, कानूनों के पठन पाठन के क्रम में आइए शुरू करते हैं CMBR 1989 का अगला पाठ। नियम 57 तक हमने ये जान लिया कि गाड़ी के स्वामित्व का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। आज बात करेंगे नियम 58 से लेकर के नियम 80 तक की व्यवस्था के बारे में। नियम 58 कहता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त की जाएगी। अब जरूरत इस बात की है कि NOC आपको चाहिए कब। धारा 48 कहती है नया नंबर लेने के लिए NOC चाहिए। अगर आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हुए हैं तो वहाँ नया नंबर लेने के लिए पुराने राज्य से NOC चाहिए। दूसरा कहता है स्वामित्व ट्रांसफ़र के लिए NOC चाहिए। जो पिछला मालिक है वह NOC जारी करेगा, तभी आपके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह से एक ही राज्य में यदि गाड़ी नंबर बदल रहे हैं आप, जैसे नीलामी में आपने सरकारी गाड़ी खरीद ली, अब उसको नया नंबर चाहिए तो सरकारी विभाग से NOC चाहिए, क्योंकि सरकारी गाड़ी का नंबर अब आपको नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन से हैं कि आपको NOC चाहिए। नियम 58 कहता है कि NOC दी कैसे जाएगी। इसमें व्यवस्था है कि रजिस्ट्रेशन का जो अधिकारी है, जिसको आप RTO कहते हैं, इसको आप फॉर्म 28 में अप्लाई करेंगे। फॉर्म 28 ऑनलाइन भी भरा जाता है और इसके लिए आपको RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको NOC ऑनलाइन जारी की जाती है। ये सरकार की फेसलेस सर्विसेज के कवर्ड है। इसमें आपको अप्लाई करते समय देना क्या होगा, ये कहते हैं कि रजिस्ट्री प्रमाण पत्र, जो पुरानी RC है, जो आपका बीमा है करंट एप्लीकेबल हो, ऐसा ना हो कि एक्सपायर हो गया हो। मोटर के संबंध में जो रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, परमिट टैक्स, जो कुछ भी आपने जमा किया हुआ हो उसकी कॉपी आपको चाहिए। और यदि किसी भी प्रकार के मर मुकदमे में, एक्सीडेंट में गाड़ी इन्वॉल्व हुई हो तो किसी भी न्यायालय में इस गाड़ी के विरुद्ध कोई आदेश लंबित नहीं है, इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा। इसी के बाद जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी आपको NOC जारी कर देगी। यह एक बहुत सरल प्रोसेस है और ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह समयबद्ध सर्विस है और इस समयबद्ध सर्विस में जो भी RTO होगा उसको आपको NOC देनी होगी या कैंसिल करनी होगी। अगर कोई NOC कैंसिल कर देता है तो आप उसके हायर अथॉरिटी को, यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपील कर सकते हैं। नियम 19 CMBR का नियम 19 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने गाड़ी का पंजीकरण करा रखा है और अब वह नई जगह ट्रांसफ़र होके जा रहा है तो स्थान परिवर्तन कराना होगा। हम पुलिस अधिकारी इस चीज़ से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। लोग शहरों के किराए के पते से या शहरों के अपने सरकारी आवास के पते से या शहरों के अपने टेम्परेरी पते से गाड़ियां रजिस्टर करा लेते हैं, फिर ट्रांसफ़र चले जाते हैं। फिर जब कोई दुर्घटना घटित होती है या किसी भी प्रकार के वैधानिक स्थिति पैदा होती है तो ऐसी गाड़ियों के पते खोजे नहीं मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने पता परिवर्तन कराया जाना अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी भी गाड़ी में नया पता अंकित नहीं पाया जाएगा, नई RC नहीं जारी हुई होगी, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 177 MB एक्ट के तहत जुर्माना भी हो सकता है। तो कृपया नियमों को जानें और जो भी निर्देश भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के हित में दिए जाते हैं उनका पालन करें। तो नियम 59 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यदि वो अपने घर का पता बदलता है तो निश्चित तौर पे वह RTO को सूचित करके अपना पता बदलवाएगा और नई RC प्राप्त करेगा। नियम 60 कहता है कि किसी भी भाड़ा क्रय समझौते का पृष्ठांकन, यदि आपकी गाड़ी किसी कॉन्ट्रैक्ट पर है या आपकी गाड़ी कहीं से फाइनेंस है तो इस बात का उल्लेख आपकी RC पर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, भाड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यह एक प्रकार से ऐसे संस्थान है जो बैंकिंग नहीं है फिर भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपको पैसा एडवांस में दे देते हैं। तो ये लिखा जाएगा कि यह गाड़ी फला व्यक्ति से भाड़ा क्रय कॉन्ट्रैक्ट में खरीदी गई है। यदि किसी बैंकिंग संस्थान ने आपको फाइनेंस कर रखा है तो यह भी लिखा जाएगा कि यह गाड़ी फाइनेंस्ड बाई फला बैंक है, और इसको बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो यह संबंधित बैंक में बंधक गाड़ी कही जाती है। जब आप लोन भर देते हैं तभी आपका बंधक खत्म होता है, अन्यथा नियम 60 कहता है कि यह गाड़ी तब तक बंधक कही जाएगी और इस बात का उल्लेख आपकी गाड़ी के RC पर किया जाएगा।
नियम 61 कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, कि यह प्रमाण कब खत्म होगा। इनका कहना है कि जो भी भाड़ा क्रय पट्टा या आड़मान के किसी करार की यदि समाप्ति हो जाती है, यानी कि आपने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया था एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है, तो एग्रीमेंट समाप्त होने का प्रमाण पत्र ला के देने के बाद ARTO उस गाड़ी की RC पर से परचेज हायर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ जो शब्द है उसको हटा देगा। इसी प्रकार उपनियम 3 कहता है कि यदि रजिस्ट्रीकृत स्वामी रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र वित्त पोषक मतलब फाइनेंसर, जिसने बैंक ने आपको लोन दिया होगा, किसी ने फाइनेंस किया होगा, उसको ले जाकर उससे नो ड्यूज सर्टिफिकेट लाएंगे, फॉर्म 37 में अप्लाई करेंगे। फॉर्म 37 और 35 दोनों जुड़े हुए हैं आपकी गाड़ी के फाइनेंसर से। जब आप 35 में अप्लाई करेंगे, 37 में नो ड्यूज जारी करेगा। इस 37-35 में घबराइएगा नहीं, ये फॉर्म नंबर है आपकी सुविधा के लिए, और कंप्यूटर में एक सेट प्रारूप में कोई एप्लीकेशन हो इसके लिए बनाए गए हैं। तो 35 में आप अप्लाई करेंगे, 37 में आपको नो ड्यूज देगा, और जैसे ही उसका नो ड्यूज मिलेगा आपकी गाड़ी पर से जो फाइनेंसिंग कंपनी का नाम लिखा रहता है वो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप गाड़ी को आसानी से बेच सकते हैं, या इस गाड़ी पे आप फर्दर कोई लोन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब तक फाइनेंस रहेगी उस गाड़ी को, ना तो आप बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना बैंक से पूछे हुए, और ना ही उस पर कोई फर्दर आप लोन ले सकते हैं। गाड़ी पर लोन मिलता है ना, आप जानते हैं, छोटी मोटी मदद के लिए गाड़ी बंधक बना के आप लोन ले सकते हैं बैंकों से। तो ये नियम 61 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं नियम 62 पे। नियम 62 एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसकी परिभाषा मैं बताऊं? इसकी परिभाषा है गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट। इसकी सबसे ज़्यादा मारामारी चलती है, खासतौर पे कमर्शियल गाड़ियों में। टैक्सी है, ट्रांसपोर्ट है, स्कूल बस है, सवारी गाड़ियां हैं, टूरिस्ट गाड़ियां हैं, माल भाड़ा गाड़ियां, सबको फिटनेस की ज़रूरत है, और इनमें रोज़ नियम बदलते रहते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराधान अधिनियम 1996 में संभवतः परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि अब हर 2 साल पे फिटनेस देनी होगी। जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ उनमें हर 3 साल पे फिटनेस देनी होती। इस तरह की व्यवस्थाएं आपको मिलती हैं। ये व्यवस्थाएं कहाँ से मिलती हैं? ये नियम 62 CMVR का नियम 62 इसको गवर्न करता। इसमें बहुत टेक्निकलिटी है, मैं आपको इत्मीनान से एक एक नियम इसके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। नियम 62 कहता है, जो अभी तक की करंट है, कि कोई भी नई गाड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो नई खरीदी गई है, इसको 2 साल तक फिटनेस नहीं देना है। ये माना जाता है कि 2 साल तक ये गाड़ी फिट रहेगी। कभी आपने ध्यान दिया कि गाड़ी खराब क्यों होती है? ये सरकार फिटनेस पे इतना जोर क्यों देती है? तो होता क्या है कि जो हमारी ड्राइविंग हैबिट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, ढेर सारा क्लच दबाते रहते हैं, क्लच प्लेट फूंक लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लो गियर में हाई एक्सीलेटर पर गाड़ियाँ चलाते हैं तो रिंग पिस्टन अपना घिस डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई गियर में लो एक्सीलेटर पे गाड़ियाँ चलाते हैं, वो अपना रैंक खराब कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो टायर रोटेशन का पालन नहीं करते हैं, तो पर्टिकुलर टायर घिस जाते हैं, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, उसका माइलेज खराब होने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी ड्राइविंग हैबिट्स हैं जिनकी वजह से गाड़ी में कमियां पैदा होती हैं। दूसरा होता रोड कंडीशन। तमाम रोड कंडीशन ऐसी हैं जिस पे कि चलने पर गाड़ी के अंजर पंजर ढीले पड़ जाते हैं। आप कहीं 1500 की यात्रा करके आइए किसी घटिया सड़क पे, तो गाड़ी खड़खड़ाने लगती है, तो उसको कसना, फिटनेस करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से जो गाड़ियों में कमियां समय समय पर उत्पन्न होती हैं, इसीलिए सरकार ने फिटनेस की व्यवस्था की है। तो नियम 62 का पहला प्रावधान ये कहता है कि कोई भी जो नई ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगी उसको 2 साल तक कोई फिटनेस नहीं लेना है। तो 2 साल बीत गए। अब अगला कहता है फिटनेस के संबंध में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, 8 वर्ष तक के पुराने वाहनों को हर 2 वर्ष पर, 8 वर्ष तक, यानी कि 2 साल तक नहीं लेना है, अगले 6 साल तक हर दूसरे साल फिटनेस लेनी है। और अगर 8 वर्ष से अधिक हो गया तो भारी माल वाहन है तो इसको ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर से सर्टिफिकेट इसकी लेनी पड़ेगी। जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाए गए जहां कंप्यूटर से गाड़ियों की फिटनेस चेक होती है,
वहाँ से लेनी पड़ेगी। परंतु यह कि जहाँ 175 के तहत फिटनेस सेंटर नहीं बनाए गए हैं वहाँ पर आरआई से लेनी पड़ेगी, जो आरआई टेक्निकल होते हैं आरटीओ ऑफिस में। इस प्रकार से फिटनेस के संबंध में एक व्यवस्था ये है। दूसरी व्यवस्था इनका कहना है ई रिक्शा और ई गाड़ी के संबंध में फिटनेस 3 साल के लिए जारी होगा। 2 साल तक लेना नहीं है, फिर हर 3 साल पे जारी होगा। ये किसकी व्यवस्था है? ई रिक्शा और ई गाड़ी के संबंध में। ई कार्ड जो माल ढोने के लिए बनाई गई, इनको हर 3 साल पे फिटनेस लेना पड़ेगा। इनका कहना है कि फिटनेस नवीनीकरण का जो अधिनियम के धारा 56 की उपधारा 1 में जो लिखा गया है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि फिटनेस देते समय चेक क्या किया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमारी ड्राइविंग हैबिट से गाड़ियों में कमियां उत्पन्न होती हैं। कमियां कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, मैं आपको एक सरसरी तौर पे बता देता हूँ। यह गंभीर विषय तकनीकी है जिसको कि टेस्टिंग सेंटर वाले ही जानते हैं, मैं आपको केवल पुर्जे बता रहा हूँ। जैसे कमी कहाँ पैदा होती है? स्पार्क प्लग में, सस्पेंसर कैप में, हाई टेंशन केबल में, लैंप की बीम में, रिफ्लेक्टर्स में, बल्ब में, जो हमारे रियर और फ्रंट व्यू मिरर्स हैं उनमें, जो हमारी शील्ड लगी है जिसको विंड शील्ड कहते हैं, सामने का शीशा पीछे का शीशा, इनको शील्ड कहते हैं ना। तो फ्रंट शील्ड, बैक शील्ड, हॉर्न, साइलेंसर, डैशबोर्ड, एग्जॉस्ट एमिशन, विंड शील्ड का वाइपर, ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीडोमीटर, स्टीयरिंग गियर्स में, और रियर अंडर रन जो लगता ना स्पीड गवर्नर उसमें, और पार्श्व संरक्षण साइड युक्त जो साइड में सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती लाइटें उसमें, फास्टैग में, जो विकलांग जन के लिए गाड़ियां डिज़ाइन की जाती हैं, रैंप है, शीशे हैं। जैसे देखिए क्या क्या है, कोई भी विकलांग व्यक्ति अगर गाड़ी में आपके बैठता है या उसको सुविधा देनी है और आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी में ये सामान होने चाहिए। क्या क्या है इन्होंने लिखा है कि प्राथमिकता पे सीट चिन्ह, बैसाखी, छड़ी, वाकर, ये सब रखने की जगह आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। ये सब प्राथमिकता सीट आती है, ये चेक किया जाएगा। इसी प्रकार से इनसे कह रहे हैं कि कुछ ऐसी गाड़ियां होंगी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होंगी तो उसमें व्हील चेयर भी रखने की जगह होनी चाहिए। सरकार दिव्यांगजनों को बहुत ही प्रोत्साहित करती है। वो नहीं चाहती है कि ये शारीरिक विकलांगता से या दिव्यांगता से ग्रसित हैं तो हीन भावना से ग्रसित हो जाए, इनका जीवन इन पे भारी हो जाए, इनके परिवार पे भारी हो जाए। सरकार ने इसलिए इतनी सारी व्यवस्था कर रखी। देखिए व्हील चेयर तक की गाड़ी व्यवस्था, छड़ी रखने की व्यवस्था, बैसाखी रखने की व्यवस्था, सब फिटनेस का पार्ट बनाया सरकार ने, ताकि कोई भी गाड़ी वाला इनको इग्नोर न करे। ये दिव्यांग है, इसको कहाँ मैं ले जाऊँगा, आपको ले जाना पड़ेगा और ये व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब कोई गाड़ी ई रिक्शा या ई कार टेस्टिंग के लिए जाएगी तो उसमें चेक किया जाएगा कि यह पूरी तरह से चार्ज होने पर इसकी अधिकतम स्पीड नाप के इसको चेक किया जाएगा कि 50 मीटर चलने में इसको कितना समय लगा। तो ई गाड़ियों की जो चेकिंग होगी उनकी स्पीड से होगी, ताकि उनकी बैटरी में, उनके मोटर में जान है कि नहीं जान है। साथ ही ये रिफ्लेक्टर भी इनके चेक किए जाएंगे, जो रिफ्लेक्टिव टेप इनके ऊपर लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, रात में कोई इनसे टक्कर न हो जाए। इस प्रकार से आपने देखा कि गाड़ी के सारे अंजर पंजर चेक किए जाएंगे कि ये गाड़ी असुरक्षित न रहे, पता लगे कि अपनी ही सवारियां मर जाएं, या ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया है दूसरे को कुचल दिया, हॉर्न सिस्टम खराब हो गया, आपका हॉर्न बज ही नहीं रहा, तो लोग कैसे अलर्ट होकर सड़क छोड़ेंगे। तो इस तरह से इतनी चेकिंग जो है इसमें किया जाएगा। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि पूरी तरह से निर्मित बेचे जाने वाले परिवहन यान के लिए रजिस्ट्रीकरण समय फिटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या होती हैं, आपने देखा होगा जो परिवहन की बड़ी गाड़ियां होती हैं इनकी बॉडी बाहर बनती है, बॉडी मेकर्स होते हैं ना, बाहर बनाते हैं। तो ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जब होगा तब फिटनेस की ज़रूरत है। लेकिन जो पहले से प्री फैब्रिकेटेड गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें इसकी ज़रूरत नहीं। जैसे आपने देखा हो ना, टाटा की बहुत सारी बसें आती हैं, वो पहले से बॉडी फैक्ट्री से बन के आती है, तो रजिस्ट्रेशन के समय उनकी आरसी नहीं चाहिए। लेकिन जो गाड़ी की बॉडी मेकर ने बनाई है वह बिना फिटनेस के रजिस्टर्ड नहीं होगी। इस चीज़ को बारीकी को ध्यान रखिएगा, जो नियम 62 में स्पष्ट रूप से दिया गया। इसी प्रकार से इनका ये कहना है कि किसी भी गाड़ी की फिटनेस का रजिस्ट्रेशन फिटनेस समाप्त होने के 60 दिन पहले नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने फिटनेस ली और अगला तुरंत हम
अप्लाई कर दें। नहीं, आप गाड़ी को खूब मजे से चलाइए। जिस दिन आपकी फिटनेस एक्सपायर हो रही है उसके 1 महीने पहले 40 दिन 45 दिन के भीतर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि कोई भी जो नवीनीकृत होगा, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का फिटनेस 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है और रिन्यूअल आपका हो गया 25 मार्च को ही, तो ऐसे में क्या होगा? वो 25 मार्च से माना जाएगा? नहीं, वो हमेशा 31 मार्च के बाद ही माना जाएगा, रिन्यूअल चाहे जब उसका हुआ हो। वो फिटनेस कब से माना जाएगा? फिटनेस समाप्ति के अगले तारीख से वो प्रभावी होगा। ये नियम 62 का उपनियम 5 स्पष्ट कहता है। आगे हम अगर चलते हैं देखेंगे तो एक व्यवस्था जो दी गई है वो है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द अथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन। यह एक नया बिजनेस मार्केट में आया है, गाड़ियों की टेस्टिंग सेंटर का। बहुत बड़ा बिजनेस है ये। यदि आपके पास पूंजी हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। सरकार द्वारा नियम 63 से लेकर के और नियम 73 तक अथराइज्ड मोटर टेस्टिंग सेंटरों की लाइसेंस, उनके संचालन, उनके रख रखाव, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ, उनकी अपीलों के बारे में व्यवस्था दी है। इस पे मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ रीडिंग लगा के परिचय दे रहा हूँ। नियम 63 कहता है कि प्राधिकृत परीक्षण केंद्र का रेगुलेशन एंड कंट्रोल। नियम 64 कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कोई भी टेस्टिंग स्टेशन कितने दिन तक चलाया जा सकता है, इसके लिए संबंधित जो आरटीओ होगा या जो संबंधित हमारा एसटीए होगा वो उसको अथॉरिटी जारी कर सकता है, कितने दिन के लिए रहेगी। 65 कहता है कि जो भी अथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर है वह सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शर्तों का पालन करेगा। वो शर्तें क्या हैं, सब बहुत डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। नियम 66 कहता है कि यदि आपका मूल अथॉरिटी लेटर खो गया है तो आपको नई अथॉरिटी लेटर यानी कि डुप्लीकेट कॉपी या सेकंड कॉपी आप कहिए, वो आपको जारी की जा सकती है। इसी प्रकार से नियम 67 कहता है कि राज्य सरकार के मोटरयान विभाग का कोई भी अधिकारी जिसको अधिकृत किया गया हो वो किसी भी अथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर का निरीक्षण या मुआयना कर सकता है कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उनकी टेस्टिंग के जो मानक हैं वो पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई सिस्टमेटिक एब्यूज़ करके वो किसी डग्गे मार गाड़ी को या ख़राब गाड़ी को फिटनेस जारी कर दे रहे हैं। तो ये सब चेकिंग करने की पावर नियम 67 में दे दी गई है। नियम 68 में आरटीओ को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी गाड़ी के बारे में कोई भी सूचना अथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर के मैनेजर से ले सकते हैं, मांग सकते हैं। वो मना नहीं कर सकता कि मैं आपको नहीं दूंगा। ये नियम 68 में व्यवस्था कर दी गई है। नियम 69 में व्यवस्था की गई है कि कोई भी अथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर यदि नियमों को नहीं मानता, शर्तों का उल्लंघन करता है या कोई माल प्रैक्टिसेस कर रहा है या किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता कर रहा है या उसको जो अथॉरिटी लेटर दी गई है उसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे रजिस्टर्ड अथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर का लाइसेंस अथॉरिटी निरस्त की जा सकती है। अब निरस्त की जाएगी तो वो भागेंगे ही, सीधी सी बात है। फिर नियम 70 कहता है कि यदि किसी भी अथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर की अथॉरिटी निरस्त कर दी गई हो तो वह अपील कर सकता है। नियम 71 में अपील करने की प्रक्रिया दी गई है। और नियम 72 में कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि अथराइज सेंटर चलाने में हमारा घाटा हो रहा, हमें कोई फ़ायदा मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो अपना लाइसेंस सरेंडर भी कर सकता है। जो अथॉरिटी उसको दी गई है उसको सरेंडर करने की छूट उसको 72 में दे दिया गया है। इसी प्रकार से परीक्षण केंद्र, जो नियम 73 कहता है कि परीक्षण केंद्र को प्रस्तुत किया जाने वाला कर समायोजन प्रमाण पत्र, यानी कि सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी उस अथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर के अगेंस्ट। और इसके लिए मोटर निरीक्षक जो आरआई टेक्निकल होता है वो जाके चेक करेगा और वहाँ से जो भी टैक्सेस उसको देने हैं या कोई भी ऐसी गाड़ी जिसका फिटनेस तो जारी कर रहा है, अगर उसने टैक्स नहीं जमा किया है तो वहीं पर उसका टैक्स जमा करके उसको प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रकार नियम 62 से लेकर 73 तक अथराइज्ड मोटर टेस्टिंग स्टेशनों के बारे में व्यवस्था दी। मैंने आपसे बताया कि अब हम मैनुअल आरआई की सर्टिफिकेट पे गाड़ियों की फिटनेस नहीं जारी होती है, अब गाड़ियों की फिटनेस यहीं से जारी होगी और किन किन पुर्जों को चेक किया जाएगा वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ के बताया। अब आगे चलते हैं एक नई व्यवस्था की तरफ। नियम 74 कहता है
CMVR 1989 का नियम 74 कहता है कि रक्षा विभाग के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय सरकार की गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन चिन्ह कैसे दिया जाएगा। सेना की गाड़ियों की नंबर प्लेट कभी आपने ध्यान से देखी? कभी आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कई चीज़ें हैं जो कोडेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो नंबर प्लेट किसी यूं ही जारी कर दिए गए, नहीं, उसमें कोड छुपा हुआ है। उस कोड के बारे में इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से नियम 74 में साफ साफ लिखा है, जिसको कि अभी मैं आपको एक फोटो के माध्यम से दिखाऊं। इसमें सबसे पहली पहचान ये होगी कि पूरे नंबर प्लेट में एक ऊपर की तरफ मुंह करके तीर होगा चौड़ा सा। तो चौड़ा तीर किसी भी नंबर प्लेट पे लगा हो तो पहले मान लीजिएगा कि वो सेना का है। ये उसकी पहली पहचान दी गई है। दूसरा इन्होंने दिया है कि जो आगे का नंबर होगा X और Y के रूप में, यानी कि पहले जो 2 अंक होंगे वो दोनों अंक उस गाड़ी के पहचान के लिए लगाए जाएंगे, ताकि आप गाड़ी को पहचान सकें कि ये किस वर्ष बनाई गई है। ये आपको डिटेल इसमें मिलेगा ताकि आप इसको जान सकिए। उसके बाद उसमें एक अल्फ़ाबेट होगा जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, वह उसकी सीरीज़ होगी, ABCDEFG ऐसे चलती रहेगी। उसके अंत में 4 अंकों का एक सीरीज़ होगी जो 0001 से लेके 9999 तक चलती रहेगी। जैसे सिविल गाड़ियों में आपने देखा होगा ना, UP 32 AB 9999, जैसे पूरा होगा तुरंत तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें मेक ईयर, गाड़ी की सीरीज़ और ये 4 अंक ये बताते हैं कि यह गाड़ी कितनी गाड़ियां बनाई गई हैं। इस प्रकार से सेना के वाहनों की जो भी गाड़ियां पंजीकृत होंगी उनके लिए नियम 74 में विशेष प्रावधान किए गए। नियम 75 एक सामान्य व्यवस्था है जो ये कहता है कि भारत सरकार मोटर वाहनों का एक रजिस्टर तैयार करेगी। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के मोर्थ विभाग द्वारा जो वाहन ऐप चलाया जाता, वाहन एप्लीकेशन, वही डिजिटल रजिस्टर है जो नियम 75 में कहा गया है। इसमें किसी भी गाड़ी का, पूरे भारतवर्ष की हर गाड़ी का डिटेल मिल जाता है। ये नेशनल रजिस्टर ऑफ व्हीकल्स है जो नियम 75 में जिसकी व्यवस्था, नियम 75 का में व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरणों द्वारा मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर की पहुंच और अद्यावधिक करना। जो प्रत्येक राज्य में अथॉरिटी दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, इन लोगों को उस नेशनल रजिस्टर में एक्सेस दिया गया है। इनका अपना पासवर्ड है, अपनी आईडी है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो इनकी सबकी अलग अलग आईडी है। इनके जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो अपना लॉगिन करेंगे। जो भी गाड़ियां इन प्रांतों में रजिस्टर होंगी वो ऑटोमेटिक नेशनल रजिस्टर में जाके अपडेट हो जाया करेंगे। यहाँ आप कोई भी चेंज करेंगे स्टेट में, नेशनल रजिस्टर में वो अपने आप जाके अपडेट हो जाया करेगा। ये 75 का की व्यवस्था। 75 खा इस चीज को मैंडेटरी करता है। वो कहता है कि कोई भी राज्य प्राधिकरण अगर अपने राज्य की किसी भी गाड़ी के स्पेसिफिकेशन में कोई परिवर्तन करता है तो उसको नेशनल रजिस्टर में अपडेट करना उसकी वैधानिक जिम्मेदारी होगी, ताकि गाड़ी को हम कभी भी ट्रेस कर सकें। ऐसा नहीं होगा कि लाल रंग की गाड़ी हमने रजिस्टर की थी, इसी बीच मालिक ने उसको भूरे रंग की करा ली है। तो जो स्टेट अथॉरिटी उसको फिटनेस जारी कर रही है वो नेशनल रजिस्टर में भी मॉडिफाई करेगी। 75 का कहता है मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच, ये प्राइवेट आदमी को दिया गया है। इनका कहना है कि कोई भी एजेंसी या संगठन जो MB एक्ट के तहत कोई विशेष काम करने को इच्छुक हो, सड़क सुरक्षा के लिए या मोटर गाड़ियों की बीमा के लिए या मोटर गाड़ियों से संबंधित किसी काम के लिए, यदि उसको अधिकार दिया गया, जैसे मैंने कहा ना STO को पावर देनी है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। दूसरा भी हमने बात की थी ऑथराइज्ड मोटर टेस्टिंग सेंटर, मैंने आपसे पहले बात किया था मोटर ड्राइविंग टेस्टिंग स्कूल। तो इन सब लोगों को एक्सेस दिया गया है इस रजिस्टर में। यदि कोई ऑथराइज्ड व्हीकल टेस्टिंग सेंटर कोई फिटनेस जारी करता है तो वह अपने आप नेशनल रजिस्टर में जाके अपडेट हो जाएगा। ये नियम 75 गामी पावर उसको मिली हुई है। तो आपने देखा नियम 75 कितना महत्वपूर्ण है। ये वाहन पोर्टल को अपडेट करने की व्यवस्था है। नियम 76 एक विशिष्ट व्यवस्था है। नियम 76 कहता है राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। राजनयिक कौन होते हैं आप जानते हैं, जो विदेशी दूतावास हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो
वहाँ विदेशों से आए हुए राजनयिक हैं, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी में आए हों, पॉलिटिकल में आए हुए हों, उनकी गाड़ियाँ भी आती हैं। वो चाहें तो भारत में लोकल गाड़ी खरीद सकते हैं या चाहें तो अपने देश से कोई गाड़ी भारत ला सकते हैं। उसकी व्यवस्था हमारे फॉरेन रिलेशंस में दी गई है। तो जब वो गाड़ी भारत लाएंगे या भारत में कोई अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नियम 76 के तहत होगा। वह है विशेष व्यवस्था है। मैंने आपको नंबर प्लेट पढ़ाते समय एक बार बात भी इस विषय में की थी। इसके बारे में क्या व्यवस्था इन्होंने देखिए, इन्होंने कहा कि किसी भी राजनयिक अधिकारी या काउंसिल को धारा 42 के तहत मोटरयान ले आने पर फार्म भर के भारत में उसे पंजीकृत कराना होगा। दूसरा कहते हैं कि सक्षम अधिकारी संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन की एक कॉपी ऑनलाइन या ऑफलाइन भेजेगा। फिर ये कहते हैं कि नियम 77 के जो निर्दिष्ट नंबर प्लेट हैं उसके हिसाब से उनको नंबर प्लेट दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, पूरे विश्व के हर देश का एक पर्टिकुलर 3 अक्षर का कोड बनाया गया है। जैसे भारत का कोड IND, इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है, तो ऐसे हर देश का कोड बनाया जाएगा और उस नंबर प्लेट पे उसी कोड से उसको जारी किया जाएगा ताकि हमें पता चल सके कि यह गाड़ी किसी राजनयिक की है। क्योंकि आप जानते हैं कि विदेशी राजनयिकों को भारत में बहुत सारी सुरक्षा, बहुत सारे विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। वाहन चेकिंग करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई विदेशी राजनयिक की गाड़ी आ जाती है तो उसको चेक करने की क्या ड्रिल हैं, क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं, चालान कर सकते हैं, नहीं चालान कर सकते हैं, इन सारे नियमों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नियम 76 कहता है कि इस गाड़ी का कैसे किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। जब चिन्ह आवंटन होगा तो इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। पहला लिखा है कि दूतावास के प्रमुख यानी कि जो हेड ऑफ द मिशन है उसके प्रयोग हेतु यदि सरकारी गाड़ी है तो उसको 1 संख्या दी जाएगी। यदि उसकी व्यक्तिगत गाड़ी है तो उसको A से शुरू किया जाएगा, कैपिटल लेटर A से शुरू किया जाएगा। यदि कार्यालय की गाड़ी है तो उसको 2 नंबर दिया जाएगा। यदि संबंधित वाहनों को खंड में आवंटित अंतिम संख्या के रूप में है तो वो लास्ट नंबर उसको अलॉट किया जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने उस नंबर प्लेट के बारे में बहुत सारे नियम बना रखे हैं जो नियम 76 के तहत आते हैं। नियम 76 का कहता है कि जो फीस आदि के बारे में है, जो रोड टैक्स आदि के बारे में है, इनको संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के तहत बहुत सारी प्रिविलेज दी गई है और इनको छूट दिया गया है। जैसे CD नंबर के स्थान पे अब UN नंबर दिया जाएगा। पहले CD नंबर दिया जाता था, अब इनको UN नंबर दिया जाएगा। CD का मतलब था काउंसलेट एंड डेवलपमेंट, अब UN नंबर यूनाइटेड नेशंस लिखा जाएगा। इसी तरह से CC नंबर था, काउंसलर और काउंसलेट के बारे में था, उस CC नंबर को भी अब इन्होंने बदल के IOC नंबर से दिया जाएगा। तो ये सब नंबर प्लेट अभी मैं आपको एक डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। ये नीले रंग के नंबर होते हैं, उभरे उभरे लिखे जाते हैं। ये नंबर प्लेट अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब आप इसको देख सकते हैं कि यह नंबर प्लेट हमारे इंडिया के सामान्य नंबरों से कैसे अलग है। इसी तरह से नियम 76 खा कहता है कि राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक मिशन में जो गृह स्थित गैर राजनीतिक अधिकारियों के वाहन हैं उनका पंजीकरण CDP श्रेणी के साथ किया जाएगा और जो बाहर किसी वाणिज्यिक पोस्ट में है उन पे CCP के नाम से किया जाएगा। CCP और CDP के नाम से इनकी पोस्टिंग की जाएगी और इन नंबरों पे उनका उल्लेख किया जाएगा ताकि इन नंबरों को हम विशेष तौर पे जान सकें कि ये बाहर के नंबर हैं। नियम 77 कहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट प्रस्तुत कैसे होगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, मनमाना नहीं है। 77 का 1 कहता है कि ये गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के सब अक्षरों से लिखे जाएंगे। नंबर प्लेट का रंग क्या होगा? नीला। और अंकों अक्षरों का रंग क्या होगा? सफ़ेद। फिर ये कहते हैं हल्के हरे रंग की पृष्ठभूमि में पंजीकरण चिन्ह और मोटरयान के नियम 76 खा में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों की संख्या में होंगे। 76 खा कहते हैं जो मैंने कहा CDP और CCP के हैं, ये हरे रंग की पृष्ठभूमि पे होंगे।
कंफ्यूज मत होइएगा, ईवी के भी नंबर प्लेट हरे रंग के हैं, लेकिन उसमें अंक भी हरे रंग के हैं, इसमें अंक सफ़ेद रंग से हैं। ये सभी पुलिस अधिकारी जरा इस बारीकी को जानेंगे। नहीं तो अभी देखा होगा आपने, दिल्ली में एक फर्जी दूतावास चल रहा था, उसके पास 50 विदेशी गाड़ियों के नंबर प्लेट बरामद हुए। ये क्यों चली व्यवस्था? क्योंकि हमारे जो लोकल पुलिस अधिकारी थे उनको पता ही नहीं था कि फॉरेन डेलीगेट्स या फॉरेन के जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो फॉरेन के हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, इनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की व्यवस्था क्या है। यदि आप राजधानी में तैनात हैं, दिल्ली जैसे महानगर में तैनात हैं, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं ना, दिल्ली में चाणक्यपुरी हमारे विदेशी दूतावासों की एकदम लाइन से आवास हैं, ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, विशेष क्षेत्र है वो। तो इसके प्रदर्शन की व्यवस्था दी है। इनका कहना है कि ऊर्ध्व से 30 डिग्री से ज़्यादा झुकी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि नंबर प्लेट जो है ऐसे लगा दीजिए, वो 30 डिग्री ही रहेगा, ताकि वो सहज पाठ्य हो और सीसीटीवी में आ सकता हो। क्योंकि कई बार अपराधी इन नंबर प्लेटों का दुरुपयोग करते हुए अपराध भी करते हैं। तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड रहेगा, तो इससे हमारा जो संबंधित डिप्लोमेट है, जो कॉन्सुलेट है, जो हमारा विदेश से आया हुआ यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, उन सबको सुरक्षा मिलेगी और उनको बचाव होगा। नियम 78 की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये कहता है कि यान के किसी अन्य राज्य में ले जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का समानुदेशन। ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जाता है, जैसे मैंने कहा था धारा 47 में गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य को जा सकती है, और धारा 48 में एनओसी जारी करके उस गाड़ी के लिए वहाँ नया रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लिया जा सकता है। तो धारा 76 यही कह रहा है कि यदि आप अप्लाई करेंगे तो नियम 14 के अनुकूल आपको फीस और दस्तावेज क्या, पुरानी आरसी, करंट बीमा, करंट पीयूसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट और एनओसी, इतनी ला के देंगे तो नए राज्य में आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। तो ये नियम 78 में व्यवस्था आपको दी गई है। नियम 79 कहता है कि नियम 76 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वाहनों के रजिस्ट्रेशन का निलंबन। नियम 76 में कौन सी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं? डिप्लोमेट्स की, कॉन्सुलेट्स की, यूनाइटेड नेशंस की, यानी कि जो हमारे विदेशी राजनयिक हैं उनकी गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन को भी हम सस्पेंड कर सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। यह पावर भारत सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखी है। यदि वो गाड़ी क्या है, मान लीजिए गाड़ी तस्करी में इस्तेमाल कर रहा, जैसे बहुत सारे ऐसे राजनयिक घटनाएं हुई हैं, अब यहाँ बताना आपके लिए उचित नहीं है, विदेश में जहाँ पर बहुत सारे विदेशी राजनयिक हथियारों की तस्करी में, मादक पदार्थों की तस्करी में, अवैध मुद्रा की तस्करी में लिप्त पाए गए हैं, चार्जशीटेड हुए हैं, मुकदमे चले हैं। तो ऐसी अगर गाड़ी पाई गई तो ऐसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकता है और टर्मिनेट भी हो सकता है। ये अधिकार नियम 79 में सुरक्षित रखा गया है। नियम 80 कहती है कि नियम 76 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटरयान का डिस्पोजल या ट्रांसफर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए कोई डिप्लोमेट पोस्ट हुआ भारत में, 3-4 साल रहा, फिर उसकी पोस्टिंग यहाँ से नेपाल हो गई, अब वो गाड़ी क्या करेगा? तो उसमें नियम 80 ये व्यवस्था देता है कि यदि वह गाड़ी भारत से नेपाल ले जाना चाहता है तो भारत सरकार की संबंधित आरटीओ एजेंसी उसको नो ड्यूज और एनओसी जारी कर देगी, और उस एनओसी पर वह ले जा करके नए देश में अपनी गाड़ी का ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं गाड़ी ही भारत में बेच के चला जाऊं तो जैसे मैंने आपसे कहा, नियम 56-57 में जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत वो गाड़ी तो बेच देगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वहीं पर उसको समाप्त कर दी जाएगी, और जो व्यक्ति नया परचेजर होगा वो गाड़ी का नया नंबर ले लेगा, उसको वो राज्य की जहाँ का रहने वाला होगा सामान्य नंबर मिलेगा, डीएल सीरीज़ में, यूपी सीरीज़, बिहार सीरीज़, एमपी सीरीज़ में, जहाँ का भी होगा। तो नियम 80 में यह पूरी व्यवस्था की गई है कि आपकी गाड़ी, जो आप डिप्लोमेट हैं, आप विदेशी काउंसलेट हैं, तो आपकी गाड़ी का डिस्पोजल दोनों प्रकार से हो सकता है। आप या तो यहीं बेच के चले जाइए या एनओसी लेकर के नए देश में जहां आपकी पोस्टिंग है आप वहां लेके चले जाइए, और वहां के नियमों के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो नियम 80 में ये व्यवस्था दी गई है। तो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो ये अध्याय चल रहा है, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपसे कहा ना, अध्याय 2 पूरी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस को समर्पित था।
अध्याय 3 पूरी तरह से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को समर्पित था और आपने देखा कि कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक व्यवस्था रजिस्ट्रेशन के विषय में सारी दी गई है। यदि इसके बाद भी आपको कोई भ्रम होता हो, कोई भी समस्या होती हो, तो आप किसी भी विद्वान, विधि व्यवसायी या अधिवक्ता से सलाह ले सकते हैं। किसी भी परिवहन के विभाग के सक्षम अधिकारी से मशवरा कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को नियमानुसार पंजीकृत करा सकते हैं। बस मेरा अनुरोध यही रहेगा, कृपया दलालों के चक्कर में ना पड़ें जो फर्जी गाड़ियां, फर्जी एनओसी, फर्जी नो ड्यूज बनवा के आपकी गाड़ियों को रजिस्टर तो करा देते हैं, लेकिन बाद में वो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनता है। कोई दुर्घटना होने पर, गाड़ी चोरी हो जाने पर, आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाने पर फिर किसी भी प्रकार का क्लेम आपको नहीं मिलता है। दलालों के चक्कर में ना पढ़ें, कानून पढ़ें, वकीलों से सलाह लें, विभागीय अधिकारियों से परामर्श करें और अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को समस्या मुक्त बनाएं। तो आज अपने अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अगले अध्याय में फिर से आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ जो CMBR 1989 में वर्णित है। नमस्कार।